देखिए, सबसे पहले टीडीएस चैप्टर में आपको ग्रुपिंग करनी है, कौन कौन से पेमेंट पे टीडीएस कटता है। 192, 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194 डबल बी, अरे 194C, उसके बाद 194D, 194DA, 194E, 194G, 194H, 194I, 194IA या 194IA को यहां से हटा दो। 194IA, 194IB, 194IC, 194J, 194LA। बच्चों, ये वो पेमेंट्स है जहां पे टीडीएस कटता है। एग्जाम में आजकल इनमें से कोई एक और लेटेस्ट सेक्शन है 194M, 194N, 194O, P, Q, R। ठीक है, टीसीएस एक अलग चैप्टर है। तो ये वो पेमेंट्स है जहां पे आप पे टीडीएस कटता है। आपको ये ध्यान रखना है, पेन करके इसी का आपको ये ध्यान रखना है कि टीडीएस कौन काटता है, हु इज लाइबल, टाइमिंग, रेट, व्हेन नॉट लाइबल, व्हेन नॉट लाइबल। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जितने भी सेक्शन है टीडीएस काटता है पेयर। पेयर चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, एओपी हो, बीओआई हो, कोई भी हो, रेजिडेंट हो या नॉन, कोई भी हो। लेकिन 194A, 194C, 194H, 194I और 194J, यहां इंडिविजुअल एचयूएफ तभी टीडीएस काटते हैं अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है। जैसे मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि तुम एग्जाम दे रहे हो 23 में, तो आपसे एग्जाम में पूछा कि भैया 23-24 में इस पेमेंट पे टीडीएस कटेगा क्या। तो जब एग्जाम में इन चैप्टरों का आएगा, इन सेक्शनों का आएगा, तो आपको टर्नओवर देखना 22-23 का। 23-24 का टर्नओवर नहीं देखना, 21-22 का टर्नओवर नहीं देखना, 22-23 का टर्नओवर देखना है। 22-23 में अगर आप नॉन प्रोफेशनल हो, टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, और अगर प्रोफेशनल हो तो 50 लाख से ज़्यादा है, तभी इन सेक्शनों में टीडीएस काटना है। तो बच्चों, बाकी सेक्शनों में तो केवल लिमिट देखनी है, और जो ACHIJ है, अगर पेयर इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई और है तो भी लिमिट देखनी है। अगर पेयर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो पहले टर्नओवर देखना है, फिर लिमिट देखनी है। सबसे पहला सेक्शन है 192। अगर आप किसी को सैलरी का पेमेंट कर रहे हो तो पेयर क्या काटेगा, टीडीएस। और कब काटेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, है ना। टीडीएस तभी काटेगा जब टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा हो। बाकी सेक्शनों में टैक्सेबल लिमिट नहीं देखते हैं, बट इस वाले सेक्शन में टैक्सेबल लिमिट देखते हैं कि टोटल इनकम 2.5-3 लाख 5 से ज्यादा हो। तो जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम है 10 लाख रुपए की, तो पेयर क्या करेगा, इस पर टैक्स निकाल लेगा, प्लस सरचार्ज और सेस जो भी होगा वो लगा लेगा। वो 1.17 आया,
तो 1,17,000 पूरे साल में क्या काटेगा, टीडीएस काटेगा, ये ध्यान रखना, 1,17,000। अब वैसे आप चाहो तो आपकी अगर कोई अदर इनकम भी है तो आप बता सकते हो, आपके बताओ, अगर आप बता देते हो तो पेयर सैलरी इनकम, केवल सैलरी इनकम पे टैक्स निकालेगा। मान लो आपने अदर इनकम भी बता दी 10 लाख, और मान लो 10 लाख तो सैलरी और 2 लाख अदर, 12 लाख, 12 लाख की इनकम पे मान लो टैक्स बनता है 1,57,000। इस 2 लाख पे कोई टीडीएस कटा हुआ था 27,000। तो बताइए अदर इनकम को कंसिडर करने से टैक्स बन रहा है 31। तो 1,17 और 1,30 में ज्यादा क्या है, 1,30 पे टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन बच्चों सपोज करो सैलरी पे टैक्स 1 लाख बन रहा है, और अदर इनकम प्लस सैलरी को जोड़ने से और अदर इनकम पे जो टीडीएस को जोड़ने से टैक्स 90,000 बन रहा है। तो बताओ उस केस में 90,000 रुपये टीडीएस काटेंगे या 1 लाख ही काटेंगे, 1 लाख काटेंगे। मतलब अदर इनकम के कारण सैलरी पे जितना टैक्स बनता है उतना तो टीडीएस काटा ही जाएगा। टीडीएस ज्यादा कट जाए तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप अगले साल क्या ले सकते हो, रिफंड ले सकते हो। ओके, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, केवल सैलरी पे 1 लाख का टैक्स बन रहा है, लेकिन मान लो आपको सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, उस कारण से हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के कारण आपका टैक्स 80,000 रुपये हो गया। बताइए कम क्यों हुआ, ड्यू टू द हाउस प्रॉपर्टी लॉस। उस केस के अंदर आप 80,000 रुपये टीडीएस काट सकते हो। अदरवाइज मिनिमम जितना सैलरी पे टैक्स बनता उतना तो काटना ही काटना है। अदर इनकम को कंसिडर करने से अगर ज्यादा बनता तो ज्यादा काट लेना, अदरवाइज इतना तो काटना ही काटना है। ये सेक्शन कौन सा था, 192 है ना। 192A, आरपीएफ का जब मैच्योरिटी अमाउंट होता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है, अगर वो टैक्सेबल है और पेयर आपको 50,000 या उससे ज्यादा का पेमेंट कर रहा है, तो पेयर 10% की रेट से टीडीएस काटेगा। अगर पेई पैन नंबर ना दे, तो वैसे तो सब जगह लिखा हुआ है अगर पेई पैन नंबर ना दे तो सेक्शन की रेट जो फाइनेंस एक्ट में दे रखी है वो रेट, और 20% तीनों में से जो ज्यादा होता है उस रेट से टीडीएस काटा जाता है। लेकिन यहां पर इस सेक्शन के अंदर अगर पेई आपको पैन नंबर ना दे तो एमएमआर की रेट से टीडीएस काटना है। अब इस चैप्टर को, इस सेक्शन को समझने के लिए आपको सैलरी चैप्टर के पास जाना पड़ेगा, और सैलरी चैप्टर ये बोलता है कि मान लो आरपीएफ का जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो 5 साल बाद मिलता है तो एग्जेम्प्ट होता है। उस केस में टीडीएस कट, तो जब वो टैक्सेबल ही नहीं है तो टीडीएस भी नहीं कटेगा। आरपीएफ का अमाउंट अगर 5 साल के अंदर मिलता है और परिस्थितियां कंट्रोल के बाहर थी तो भी वो एग्जेम्प्ट होता है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन आरपीएफ का अमाउंट 5 साल के अंदर मिलता है और आपने जानबूझकर रिटायरमेंट लिया है तो वो टैक्सेबल होता है, और जब टैक्सेबल होता है तभी इस सेक्शन में टीडीएस कटेगा। और टीडीएस यहाँ एग्जैक्ट अमाउंट पे भी कटेगा। तो यहाँ दो डिफरेंस है, जनरली एग्जैक्ट अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटता है, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट अमाउंट पे भी टीडीएस कटेगा 50 या 50 से ज्यादा। जनरली अगर पैन नंबर नहीं देता तो मैक्स टू मैक्स सेक्शन की रेट 20% हायर पे कटता है, बट यहाँ अगर आपको पैन नंबर नहीं दिया ना पेई ने तो एमएमआर की रेट से टीडीएस कटेगा। ठीक है, ये दो सेक्शन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, है ना। अगर किसी कंपनी ने बॉन्ड या डिवेंचर इशू किए हैं, बॉन्ड और डिवेंचर इशू किए हैं और वो आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, अगर इंटरेस्ट एलआईसी या जीआईसी को दिया जा रहा है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने इशू की है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। हाँ, जो गवर्नमेंट आरबीआई के बॉन्ड इशू करती है और अमाउंट अगर 10,000 से ज्यादा है तो उस केस में टीडीएस कटेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे टीडीएस नहीं कटेगा। अच्छा, जिसने भी सिक्योरिटी इशू की है उसकी सिक्योरिटी लिस्टेड है एंड डीमैट फॉर्म में है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। अगर लिस्टेड या डीमैट फॉर्म में नहीं है लेकिन इशू किसने किया है, पब्लिक कंपनी ने, इंटरेस्ट किसको दिया जा रहा है, इंडिविजुअल एचयूएफ जो रेजिडेंट है, अकाउंट पे ही चेक से जा रहा है अप टू 5,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो नो टीडीएस। अगर आप किसी भी केस में नहीं आ रहे हो तो बताओ एनी अमाउंट पे
10% की रेट से एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, दोनों में से जो अर्लियर है टीडीएस कटेगा। इंडियन कंपनी अगर किसी को डिविडेंड दे रही है, अगर कैश में दे रही है तो एनी अमाउंट पे टीडीएस कटेगा, और अदर देन कैश दे रही है एक पेयर एक पेई को अप टू 5,000 तो टीडीएस नहीं कटेगा, और 5,000 से ज़्यादा है तो 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। कौन सा सेक्शन था? 194। 194A, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस, इंटरेस्ट पेड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ, और अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो टीडीएस कौन काटता है? ये अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, और इंडिविजुअल और एचयूएफ तभी टीडीएस काटेंगे जब उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है। अगर बैंक किसी को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, एक पेयर एक पेई 1 साल, तो अप टू 40,000 टीडीएस नहीं कटेगा। अदर पर्सन कर रहे हैं तो अप टू 5,000, और इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका टर्नओवर ज्यादा है वो कर रहे हैं अप टू 5,000 पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर बैंक सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट दे रही है तो अप टू 50,000 पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो बताइए बैंक के लिए लिमिट क्या है? 40-50, और अदर लोगों के लिए क्या है? 5,000। ठीक है, बट ध्यान रखना इस सेक्शन में इंडिविजुअल एचयूएफ तभी टीडीएस काटता है जब उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर क्या है? ज्यादा है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कुछ पेमेंट्स होते हैं जहाँ पे इन अमाउंट से ज्यादा भी हो तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। पहला, अगर आप बैंक या एलआईसी को पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट का तो टीडीएस नहीं कटेगा। बैंक आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट दे रही है तो टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, टीडीएस नहीं कटेगा। इनकम टैक्स का जो रिफंड होता है उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। मोटर एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल के तहत किसी ऑर्डर के आदेश के तहत अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वहां लिमिट 50,000 तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा, 50 से ज्यादा तो टीडीएस कटेगा। ये अपन ने कौन सा सेक्शन पढ़ा? 194 है, और कटेगा तो 10% की रेट से कटेगा। अगर लॉटरी लग जाती है 10,000 से ज्यादा तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट 30% की रेट से टीडीएस कटेगा। 194B, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 10,000 से ज्यादा का पेमेंट हो रहा है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट 30% की रेट से टीडीएस कटेगा। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात सबको क्लियर है? अगर विनिंग काइंड में निकल जाए तो काइंड के केस में भी टीडीएस कटेगा। काइंड के केस में कैसे कटेगा? जैसे मान लो अगर विनिंग कैश में निकलती तो पेयर 90,000 रुपये टीडीएस काट लेता और 2/10 का पेमेंट करता, है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब पेयर आपको 3 लाख की कार दे रहा है तो वो कार जब तक रिलीज नहीं करेगा, या तो पेई 3 लाख का सामान लेके पेयर को 90,000 कैश दे दे और पेयर गवर्नमेंट को जमा करा दे, या पेई खुद ही 90,000 रुपये का एडवांस टैक्स दे दे और पेयर को बता दे। तो जब तक गवर्नमेंट को 30,000 90,000 रुपये का टैक्स नहीं पहुंच जाएगा, पेयर को मेक श्योर करना है कि वो विनिंग अमाउंट को रिलीज नहीं करेगा। बोलो बच्चों, तो मैंने आपको कौन कौन से सेक्शन बता दिए? 192 सैलरी, आरपीएफ, बॉन्ड और डिवेंचर पे इंटरेस्ट, डिविडेंड, अदर इंटरेस्ट, लॉटरी और विनिंग फॉर्म हॉर्स रेस। एक आता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, 194C वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट सेक्शन है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, है ना। पहली बात तो आपने किसी भी प्रकार का कोई वर्क करवाया, कोई भी प्रकार का वर्क, या सामने वाला आपके लिए कोई लेबर सप्लाई कर रहा है, या सामने वाला इनमें से कोई कोई काम कर रहा है, इनको भी लॉ में वर्क माना है। एडवर्टाइजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग प्रोग्राम, ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स या ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर को आप पेमेंट कर रहे हो अदर देन रेलवे, कैटरिंग वाले को पेमेंट कर रहे हो, और जॉब वर्कर को आप पेमेंट कर रहे हो। जॉब वर्कर का केस क्या होता है? गुड्स हमारे और वर्क तुम्हारा, मतलब हम गुड्स दे रहे हैं और वर्क सामने वाला कर रहा है, उसको जॉब वर्क बोलते हैं। अब एनी पेयर कौन? एनी पेयर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। और पेयर कौन है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस तभी काटेंगे जब उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है, और अदर लोगों के लिए ये वाली बात अप्लाई नहीं होती। अच्छा, मान लो टर्नओवर ज्यादा था, ये वाला केस है, सिंगल, है ना, आप सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिंगल पर्सन को
30,000 से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस कटेगा। मान लो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30 से कम है बट एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट उस पर्सन के साथ 1 लाख से ज़्यादा है तो बताओ टीडीएस कटेगा किस रेट से। अगर पे जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो अगर इंडिविजुअल एचओएफ है तो 1% की रेट से, अगर वो इंडिविजुअल एचओएफ नहीं है तो 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। ओके। अच्छा, 194C और 194J ऐसे सेक्शन है जहां पर्सनल नेचर के पेमेंट्स पे टीडीएस नहीं कटता, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज ध्यान और रखना कि जैसे मान लो आपके पास गुड्स थे, आपने जॉब वर्कर को दिए, जॉब वर्कर को दिए 10 लाख के गुड्स, जॉब वर्कर आपको 10 लाख के गुड्स रिटर्न करेगा और आपसे वो 35,000 रुपये चार्ज ले रहा है तो चार्ज पे टीडीएस कटेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर जॉब वर्कर बिलिंग ऐसे कर दे 10,35,000 मतलब जॉब वर्क चार्ज को सेपरेटली नहीं दिखाया तो इंटायर वैल्यू पे क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप ट्रांसपोर्टर और गुड्स को पेमेंट करते हो तो इस सेक्शन में टीडीएस कटता है, लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्टर और गुड्स आपको पैन नंबर दे दे और उसके पास कभी भी साल में 10 से ज़्यादा ट्रक नहीं थे तो फिर आप उसको कितना भी पेमेंट कर दो टीडीएस नहीं कटेगा। एक 194A के अंदर एक बात बताना मैं भूल गया, अगर मान लो एसबीआई बैंक में आपकी 4 ब्रांचेज में एफडी है, हर ब्रांच आपको 30,000 रुपये का इंटरेस्ट दे रही है तो हम ये जो लिमिट देखते हैं 40,000 की वो ब्रांच वाइज देखते हैं या बैंक वाइज। बच्चों, अगर बैंक ने सीबीएस सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रखा है जब तो बैंक वाइज, और नहीं कर रखा तो ब्रांच वाइज। ओके, तो ये सेक्शन समझ में आ गया। कोई भी वर्क आप किसी से करवा रहे हो जो प्रोफेशनल नेचर का नहीं है, इंक्लूडिंग लेबर सप्लाई, या इनमें से आप कोई वर्क करा रहे हो, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30 का है से ज़्यादा है या सिंगल 30 से कम है पर एग्रीगेट 1 से ज़्यादा है, इस सेक्शन में टीडीएस कटेगा। पर्सनल नेचर के पेमेंट पे टीडीएस नहीं कटेगा। ट्रांसपोर्टर और गुड्स के पास 10 से ज़्यादा ट्रक नहीं है और वो आपको पैन नंबर दे दो, टीडीएस नहीं कटेगा। अदरवाइज हर केस में एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट दोनों में से जो अर्लियर है टीडीएस कटेगा। 194C। उसके बाद आता है 194D। अगर आप किसी को इंश्योरेंस कमीशन का पेमेंट कर रहे हो पूरे साल में एक पेई को अप टू 15,000 तो 5% की रेट से टीडीएस काटोगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। एक है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बच्चों, आपको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है। जैसे मान लो पॉलिसी अमाउंट 2 लाख रुपए का था और आप प्रीमियम 30,000 पे कर रहे हो तो आपको पता है जब हम प्रीमियम पे करते हैं वो एटीसी में क्वालिफाई करता है। लेकिन एटीसी में एक नियम है, अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 12 से पहले इश्यू हुई है, 1 अप्रैल 12 से पहले 12/13 में इश्यू हुई है या 1 अप्रैल 13 के बाद, तो मैक्सिमम प्रीमियम कितना होता है 20%, मतलब 20 लाख का 2 लाख का 40,000 से ज़्यादा प्रीमियम अलाउड नहीं होगा, कम ही प्रीमियम था। अगर पॉलिसी 12/13 में अलाउड हुई है तो 10% ही अलाउड होगा मैक्सिमम। अगर 13-14 ऑनवर्ड्स हुई है, नॉर्मल केस में 10, हैंडीकैप के लिए 15। मान लो पॉलिसी 12/13 में इश्यू हुई थी तो यहाँ बताओ 20,000 अलाउड होगा। अब कहने का मतलब है भविष्य में पॉलिसी मैच्योर होगी तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब एक तो वो वाली पॉलिसी जिसका प्रीमियम 20%, 10% या 15 से कम था, या जिसका प्रीमियम 20, 10 या 15 से ज़्यादा था। अब पॉलिसी मैच्योर 2 कारण से होती है, डेथ और टाइम। अगर पॉलिसी डेथ के कारण मैच्योर हुई है तो कम प्रीमियम वाली पॉलिसी और ज़्यादा प्रीमियम वाली मैच्योरिटी अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। अगर पॉलिसी कम प्रीमियम वाली और टाइम के कारण मैच्योर हुई है तो भी एग्जेम्प्ट होता है। अगर पॉलिसी ज़्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसी थी और टाइम के कारण मैच्योर हुई है तो बताओ वो टैक्सेबल होता है। और उस केस में अगर मैच्योरिटी अमाउंट आपको 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा मिला है, 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा, तो 5% की रेट से टीडीएस कटेगा। बट इस केस में एक ध्यान रखना कि जैसे मान लो आपने हर साल 1-1 लाख का प्रीमियम पे किया तो 3 सालों में कितना प्रीमियम पे किया। सर हमने 3 सालों में 3 लाख का प्रीमियम पे किया है ना, और मान लो ये ज़्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसी थी और आपको मैच्योरिटी अमाउंट 3,75,000 मिला तो बताओ मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है। हाँ सर बिल्कुल है, 1 लाख से ज़्यादा है तो टीडीएस कटेगा। लेकिन टीडीएस 3,75 पे नहीं कटेगा, ये 3,75 जो मैच्योरिटी अमाउंट मिला और जितना आपने क्या किया था प्रीमियम पे किया था, इसका जो डिफरेंस है उस पर टीडीएस कटेगा।
ये ऐसा 194 DA बोलता है। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? याद आ रहा है क्या बच्चों? यस। अरे हाँ, यस सर। अच्छा। 194E, अगर आप NRI स्पोर्ट्समैन को, स्पोर्ट एसोसिएशन को या एंटरटेनर को पेमेंट कर रहे हो, एनी अमाउंट, तो 20% प्लस यहाँ सेस भी लगेगा, इस रेट से TDS कटेगा। अगर आप लॉटरी टिकट बेचने वाले एजेंट को कमीशन का पेमेंट कर रहे हो 15,000 से ज़्यादा, तो 5% की रेट से क्या कटेगा? TDS कटेगा 194G। ओके। 194H, देखो, अगर इंश्योरेंस कमीशन होता है तो 194D लगता है, जब 15,000 से ऊपर रेट 5। लॉटरी कमीशन होता है तो 194G लगता है, 15,000 रुपये से रेट 5। और अदर कमीशन, किस कोई भी माल बेच दिया, कोई भी गुड्स बेच दिया, जमीन कुछ भी बेच दिया, तो बताइए उस केस में अगर पेयर अदर देन इंडिविजुअल और HUF है, और इंडिविजुअल और HUF है, अगर इनका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज़्यादा है, तो ये दोनों किसी भी पेई को अगर 15,000 से ज़्यादा का कमीशन देंगे तो 5% रेट से TDS काटेंगे। इस सेक्शन में इंडिविजुअल HUF TDS तभी काटेगा जब दो बातें पूरी हो जाए, टर्नओवर ज़्यादा हो और कमीशन का अमाउंट 15,000 से ज़्यादा हो। जो ट्रांजेक्शन और सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी पे जो कमीशन होता है उस पर TDS नहीं कटेगा। और VSN और MTN अपने फ्रेंचाइज को कोई कमीशन देगी, उस पर भी TDS नहीं कटेगा। ओके। 194I, पेयर कौन है? अदर देन इंडिविजुअल और HUF। और कौन है? इंडिविजुअल HUF। इंडिविजुअल HUF अगर किसी को रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, वो TDS तभी काटेंगे जब उनका टर्नओवर ज़्यादा है। अब दोनों को मिक्स में बोलते हैं। अगर कोई भी पेयर अदर देन इंडिविजुअल HUF या इंडिविजुअल HUF का टर्नओवर ज़्यादा है, अगर वो जो भी एसेट किराए पे लेता है, एक पेई को ऑल एसेट्स के लिए पूरे साल में 2,40,000 से ज़्यादा का रेंट देता है, तो बताओ इस सेक्शन में TDS काटेगा। अगर प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट का रेंट है तो 2% की रेट से, और अदर एसेट पे 10% की रेट से। यहाँ जिसको आप रेंट पे कर रहे हो, मान लो वो किराएदार ही था, तो भी इस सेक्शन में TDS कटेगा। मतलब जिसको रेंट पे कर रहे हो एसेट का ओनर होना कोई जरूरी नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, मान लो जिसने आपको प्रॉपर्टी किराए पे दी, उसने आपको 3 लाख का बिल बना के दिया और GST लगा के दिया 60,000, तो बताइए 360। अब यहाँ पे जो GST पोर्शन होता है ना, उस पर TDS नहीं कटता कभी भी। अब ये वैल्यू 2,40,000 से ज्यादा है तो TDS कटेगा। एक पेयर एक पेई को ऑल असेट्स, एक पेयर एक पेई को ऑल असेट्स के लिए रेंट देता है ना, 2,40,000 से ज्यादा, इस सेक्शन में TDS कटेगा। अगर रेंट प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट का है तो 2% की रेट से, और लैंड बिल्डिंग और असेट्स का है तो 10% की रेट से TDS कटेगा। उसके बाद 194, सर जीएसटी पे टीडीएस नहीं काटना, लेकिन उसको अमाउंट में कंसीडर करना है। नहीं करना ही नहीं ना, 240 पे काउंटिंग में भी नहीं लेंगे। ओके सर, ओके सर। अच्छा, अब एक ये हो रहा है लैंड और बिल्डिंग। अगर आप कोई लैंड और बिल्डिंग परचेज करते हैं अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, आपको पता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल सेट्स ही नहीं है, तो अगर आप कोई लैंड और बिल्डिंग परचेज करते हैं 50 लाख या उससे ज़्यादा की, तो जब आप पेमेंट करोगे तो 1% की रेट से TDS काटोगे। बच्चों वैसे तो हर सेक्शन में हम बोलते हैं एक पेयर एक पेई, बट यहाँ पे क्या है, जैसे मैं हूँ और मैंने एक जमीन खरीदी 60 लाख की Y और Z से, मैं इसको 30 लाख का पेमेंट कर रहा हूँ, मैं इसको 30 लाख का, तो मैं टोटल पेमेंट कितना कर रहा हूँ? 60 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा, बिल्डिंग की एसवी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, मैं TDS काटूंगा। इस सेक्शन में अपन एक पेयर एक पेई देखते, टोटल कंसिडरेशन देखते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर बिल्डर आपको अलग अलग नामों से पैसा ले रहा है ना, बिल्डिंग के 20 लाख और अलग अलग नामों से पैसा ले रहा है, इन सबका टोटल अगर 50 लाख से ज्यादा है, तो इस सेक्शन में क्या कटेगा? TDS कटेगा 194IA में। अच्छा, अब आ रहा है 194IB। बच्चों 194IB क्या है कि जैसे पेयर कौन है? अदर देन इंडिविजुअल और HUF। और कौन है? इंडिविजुअल और HUF, है ना। इसकी क्या हो रही है? टर्नओवर ज्यादा है, टर्नओवर क्या है? कम है। अगर तो अगर पेयर कौन है? अदर देन इंडिविजुअल HUF, तो सेक्शन कौन सा लगेगा? 194I रेंट पे।
इंडिविजुअल एचयूएफ है और टर्नओवर ज़्यादा है, सेक्शन कौन सा लगेगा? 194I। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, टर्नओवर कम है और आप एक पेई को 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा का रेंट दे रहे हो, 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा रेंट दे रहे हो, तो 194IB में 5% की रेट से आप टीडीएस काटोगे। तो कहने का मतलब है इंडिविजुअल एचयूएफ ने किसी से लैंड और बिल्डिंग किराए पे ली और 194I नहीं लग रहा। 194I तभी लगेगा जब इंडिविजुअल एचयूएफ का टर्नओवर कम हो और वो फिर 50,000 से ज़्यादा का क्या दे रहा है? रेंट दे रहा है। 5% की रेट से टीडीएस काटेगा। जनरली टीडीएस कब काटा जाता है? पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। बट इस सेक्शन के अंदर मार्च एंड में एक साथ टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन अगर आपने मान लो प्रॉपर्टी दिसंबर में ही छोड़ दी तो फिर दिसंबर में ही टीडीएस काटा जाएगा। एक चीज ध्यान हो रखना, जैसे मान लो पूरे 12 महीने का रेंट 5 लाख रुपए था, ठीक है, हर महीने पूरे 12 महीने का रेंट 6 लाख रुपए था, हर महीने का 50,000 रुपये, ठीक है। पेई को पैन नंबर देना जरूरी होता है। मान लो पेई ने पैन नंबर नहीं दिया तो हम क्या बोलते हैं? सेक्शन की रेट और 20% विच एवरेज है। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। अगर पेई पैन नंबर नहीं देगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 6 लाख का 5% कितना? 30,000। 6 लाख का 20% कितना? 1,20,000। इन दोनों में से जो हायर है वो है 1,20। लेकिन ध्यान रखना, ये अमाउंट लास्ट मंथ का जो रेंट होता है ना उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बताइए, अगर ये सेक्शन नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं? सेक्शन की रेट के हिसाब से 30,000 और 6 लाख का 20% 1,20, दोनों में से जो हायर है, हायर 1,20 है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये 1,20 है ना, वो लास्ट मंथ के रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। लास्ट मंथ का रेंट कितना था बच्चों? 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई आपको? ये सब बातें मैंने आपको लिखवा रखी है, क्लियर है यहाँ पे? 194IC। अगर आप जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उस केस के अंदर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो जो पेयर है ना, जो काइंड में कंसिडरेशन देगा उस पर तो नहीं, लेकिन जो कैश में कंसिडरेशन देगा एनी अमाउंट पर 194IC में 10% की रेट से क्या काटेगा? टीडीएस काटेगा, ठीक है, टीडीएस काटेगा। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, तो आप लोग एक बार यहाँ तक के सेक्शन को रिवाइज करके बांगड़ की बुक के क्वेश्चन कर लेना। फिर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। और अब जो मेरी कल की क्लास होगी वो जे, एल ए और अब एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर और एक वो अपडेटेड रिटर्न। तो मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज करा दिए हैं। अब बस जो अमेंडमेंट्स आए हैं, आप आपने एम, एन, ओ, पी, क्यू तो पढ़ ही लिए थे, इसको रिवाइज करके रखना। तो कल आपको मैं इनके बांगड़ की बुक के क्वेश्चन कराऊंगा, एम, एन, ओ, पी, क्यू और एक अपडेटेड रिटर्न, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।